ये आकाशवाणी है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद कुमार केतकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अमरजीत कौर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सेशन नवंबर 29 से शुरू हो रहा है और दिसंबर 23 तक तकरीबन 4 हफ्ते चलेगा। तो सरकार की तरफ से प्राथमिकता रखी गई है। करीब 26 बिल हैं जो इस सत्र में पेश करना चाहते हैं, उस पर वो विचार और चर्चा करके पारित भी कराना चाहेंगे। इसमें 3 ऐसे बिल हैं जो कि अध्यादेश जारी हुए थे इंटरसेशन पीरियड में, उनको वो बिल्स के थ्रू रिप्लेस करना चाहते हैं। साथ ही साथ कई सारे बिल हैं, लेकिन एक बिल जिसके ऊपर काफी पिछले दिनों में चर्चा हुई और खासकर अखबारों में भी सुर्खियां में रही, वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसके ऊपर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के ऊपर जो एक सरकार एक कानूनी प्रस्ताव रखना चाहती है कि किस तरह हो। क्योंकि हम सब जानते हैं इस पे काफी इस वक्त बहस चल रही है, तो उसको कैसे आगे लिया जाए। इन सब मुद्दों पे समझने के लिए सरकार की यह प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे पास जीवीएल नरसिम्हा राव है जो सांसद है राज्यसभा के पार्टी की तरफ से। साथ ही साथ सांसद सदस्य कुमार केतकर कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से अमरजीत कौर जो कि पार्टी की महासचिव है उनके ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, वो इसमें भाग लेंगी। और डॉक्टर सीमा मलिक जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। केतकर साहब, संसद का सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। विपक्ष की तरफ से कई सारे मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहेंगे। क्या आप हमारे श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसके ऊपर आप केंद्रित करेंगे? साथ ही साथ सदन को जिस तरह से कार्रवाई चलती रही है पिछले कई सदनों में देखा हमने, तो इन सब के तहत कांग्रेस और विपक्ष का क्या रवैया रहेगा? एक तो पहले मैं खुलासा करना चाहता हूं कि जो कहा जाता है कि विपक्ष ने पार्लियामेंट चलाने नहीं दिया, वो गलत है। विपक्ष पार्लियामेंट चलाना चाहता था, विपक्ष डिस्कशन चाहता था, विपक्ष डिबेट चाहता था, लेकिन हाउस में पूरी तरह से डेटा नहीं जा रहा था, इन्फॉर्मेशन नहीं जा, बिल भी सामने नहीं ला रहे थे। और कभी हम कहेंगे तो बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजो तो उसको नकारा गया था। सिलेक्ट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी को बिल जा नहीं रहे थे। इसी के लिए जो हंगामा होता था, वो हंगामे के बाद एडजर्नमेंट होती थी और एडजर्नमेंट के बाद कभी कभी बिल पास किए जाते थे जब अपोजिशन की कभी वॉकआउट हो या कुछ हो। तो मुझे लगता है अपोजिशन ने कुछ पार्लियामेंट स्टॉल नहीं किया था, पार्लियामेंट को रुका नहीं था। वो हुआ क्योंकि गवर्नमेंट सामने आ नहीं रही थी विपक्ष के सामने या पूरे पार्लियामेंट के सामने पूरी जानकारी लेके। तो ये पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि ये जो एग्रीकल्चरल बिल पास हुए और उनके एक्ट बन गए, वो जिस तरह से बने थे उसकी वजह एक पूरा बरस किसानों ने आंदोलन किया। वो आंदोलन को देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर को उसको रिपील करने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन उसके अंदर 600 फार्मर्स मर गए, उनके फैमिलीज को रिलीफ नहीं है। उनके बारे में एक शब्द भी प्राइम मिनिस्टर ने उनके भाषण में बोला नहीं है। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भी हमको पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या भूमिका है, क्यों बताओ। दूसरा मुद्दा है पिगासस का। सामान्य लोगों को पता नहीं है पिगासस क्या है, क्योंकि पिगासस का जो इश्यू है वो थोड़ा टेक्निकल भी है और थोड़ा अलग सा है। अलग सा है मतलब वो सिर्फ कोई चुने हुए लोगों को उसकी डिटेल फैक्ट समझ आती है। पिगासस ये एनएसओ कंपनी का, इजराइल की कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। तो सिर्फ सरकार खरीद सकते है, दूसरा कोई खरीद नहीं सकता है। वो सरकार के पास आएगा तो उनके गृह मंत्रालय के पास, उनके परराष्ट्र मंत्रालय के पास पूरा डेटा जाएगा। हर एक अपोजिशन पार्टी मेंबर का, हर एक जर्नलिस्ट का, हर एक लॉयर का, हर एक जज का पूरा डेटाबेस उनके पास जाएगा और उनके ऊपर से मॉनिटर कर सकेंगे, उसके ऊपर वॉच कर सकेंगे और एक सर्वेलेंस बन सकता है। मतलब हर एक के ऊपर डाउट, ये ऐसी चीज है कि एक आदमी एक सस्पेक्ट है, इस तरह से उसका बिहेवियर है पिगासस का। और पिगासस के बारे में अमेरिका ने भी इंक्वायरी लॉन्च की है, खुद इजराइल ने भी इंक्वायरी लॉन्च की है, लेकिन अपने गवर्नमेंट ने इंक्वायरी लॉन्च की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अभी कि मार्च तक उसके बारे में पूरा खुलासा करो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि इसके बारे में खुलासा किया गया नहीं है। तो पिगासस का जो इशू है वो भी हम लेने वाले हैं। और तीसरा जो इशू है वो चाइना का है। गलवान वैली में और बाकी जगह चाइना अपने देश में घुसखोरी कर रही है, लेकिन उसके बारे में अच्छी तरह का फॉरेन मिनिस्ट्री का, परराष्ट्र खाते का स्टेटमेंट नहीं है और डिफेंस का भी स्टेटमेंट नहीं है। उसके बारे में किसी को बताया नहीं गया है। इसके लिए हमको चीन का इशू भी रेज करना पड़ेगा।
चौथा इशू हमको रेस करना पड़ेगा, ये पैंडेमिक का हैंडलिंग जिस तरह से किया गया, जिसके वजह ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक मरे ऐसा माना जाता है। ये जो मरे हैं गवर्नमेंट के केयरलेसनेस से मरे हैं, ये सिर्फ पैंडेमिक से नहीं मरे हैं। जैसे कि कहा गया था कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा ऑक्सीजन क्राइसिस से, लेकिन ऑक्सीजन क्राइसिस से बहुत लोग मरे थे। जिस तरह हम देखा है उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे पे कैसे भेजे गए थे उनके डेड बॉडीज, ये सब देखा है सब लोगों ने। लेकिन मुझे लगता है कोई भी डेटा इस गवर्नमेंट जनरली देती नहीं है, इसके लिए ये भी इशू हमको पार्लियामेंट में लेना पड़ेगा। कुमार साहब, विपक्ष की तरफ से आपने जो मुद्दे गिनवाए हैं काफी सारे व्यापक हैं, साथ ही साथ सरकार की तरफ से काफी सारे बिल की पेशकश की जाएगी। फार्म लॉस जो किसानी कानून है वो तो वापस ले ही रहे हैं, सरकार ने सोमवार के दिन ही इसको लिस्ट किया है, लेकिन करीब 26 नए बिल बात हो रही है लेके आने में। इनमें कुछ पिछले दिनों में अखबारों में भी काफी छपा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इसके पर आपका क्या नजरिया रहेगा? क्रिप्टो करेंसी के बारे में अमेरिका जैसे देश में और इंग्लैंड जैसे देश में भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कोई लोग कहते हैं भविष्य की चलन है, क्रिप्टो करेंसी चलेगी बाद में 20-25 वर्ष के बाद, लेकिन अभी जो क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है वो सब सस्पेक्ट बिजनेसमैन, ड्रग पेडलर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, ड्रग इंडस्ट्री, क्रिमिनल गैंग्स क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रही है। ऐसा मतलब नहीं कि सब जो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स है या क्रिमिनल से इन्वॉल्व है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का यूज कितना व्हाइट है कितना ब्लैक है, पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि वो वर्चुअल करेंसी है, वो एक्चुअल करेंसी नहीं है। उसके एसेट कैसे काउंट करेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसा होगा, कौन उसको मॉनिटर करेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। अपने ही पास नहीं, पूरे दुनिया में नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में थोड़ा तो कुछ किया जा रहा है। अपने यहाँ तो उसके बारे में बिल्कुल अंधेरा ही है। तो मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है वो बिल जब सादर करेंगे तब ये सब डिटेल पहले देनी चाहिए, और अपने देश में कितने लोग क्रिप्टो करेंसी हिडन और ओपन यूज कर रहे हैं ये भी डेटा देना पड़ेगा। ये अभी तक डेटा सामने नहीं आया है। क्रिप्टो करेंसी अभी तक एक फॉग में जैसे, कोहरा में जैसा है, वो बाहर लाना चाहिए। तो बाकी सारे तमाम सारे बिल हैं, उसमें खैर 3 तो बिल वो हैं जो कि अध्यादेश लाए गए थे, उनको रिप्लेस करेंगे, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल, और मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। और जो 3 बिल है वो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऑर्डिनेंस है, सीवीसी का अमेंडमेंट बिल है, और दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, ये 3 ऑर्डिनेंस भी रिप्लेस करने की बात होनी है, क्योंकि सरकार ने इस बीच में अध्यादेश जारी किया था। नहीं, ये बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बारे में हमको पेपर देना पड़ेगा, और वो पेपर जब तक देते नहीं तो वही नारकोटिक्स के बारे में भी देखो किस तरह का अंधाधुंध व्यवहार चालू है नारकोटिक्स के बिल के बारे में मतलब नारकोटिक्स के इशू के बारे में। तो मुझे लगता है कि नारकोटिक्स के इशू का जो चर्चा है वो चर्चा होने के लिए पार्लियामेंट में उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और तभी वो बिल के ऊपर चर्चा हो सकती है। वही फार्मास्यूटिकल के बारे में भी कह सकते हैं। और पुलिस के बारे में तो सबने देखा है कि जिस तरह पुलिस बयास पद्धति से लोगों को अरेस्ट करती है, और जिस तरह से अरेस्ट हो रहा है, और जिस तरह से बेल दिया नहीं जा रहा है कोर्ट में से, उनके तरफ जिस तरह केसेस पेश की जा रही है, उसके वजह से पता चलता है कि पुलिस कंट्रोल बहुत आवश्यक है, और पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा उनकी सरकार की तरफ से, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, वाम दलों के ओर से और पूरा समूचा विपक्ष, आपके कौन से मुद्दे जो है जिसमें आप प्राथमिकता देना चाहते हैं? ऑफ कोर्स ये तो एक स्वागत योग्य बात है कि फार्मर्स बिल को वापस लेने के लिए तीनों कानूनों को सरकार कदम उठाएगी, पर किसानों के मुद्दों के साथ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था उनका एपीएमसी का और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि उसके लिए एपीएमसी रहे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिले। ये प्रश्न केवल किसानों का नहीं है, ये लोगों की खान पान से जुड़ा है, खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ा है, रैशनिंग सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो फार्मर्स बिल वापिस हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर एमएसपी को एड्रेस नहीं किया जाता है, एपीएमसी जो मंडियां हैं उसको एड्रेस नहीं किया जाता है, तो फिर बात कहीं ना कहीं अटक करके वहीं रह जाएगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मजदूरों का भी मुद्दा है, किसानों का भी मुद्दा है और आम जनमानस का मुद्दा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी मिलती है केवल किसानों को नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, हेल्थ सेक्टर को वो सब्सिडी मिलती है। फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं पूर स्ट्राटा के लोगों को सब्सिडाइज करके इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये कॉमन मैन का इशू है, केवल किसान और मजदूर का इशू नहीं है, लेकिन किसानों के प्रश्नों के साथ शुरू से ये जुड़ा हुआ था। इस पे सरकार ने कुछ नहीं कहा कि सिर्फ उन 3 कानून की बात की, जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल और एमएसपी इशू उसके साथ था। इसलिए हम उन इश्यूज को जो किसानों के ये मुद्दे हैं इस सत्र के अंदर
पुरजोर उठाएंगे। और हम ये भी समझते हैं कि जब कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के दौरान भी बहुत से प्रश्न उठ खड़े होते हैं। जैसे हजारों किसानों के ऊपर केसेस लगाए गए, जैसे 700 से ज्यादा किसान इसमें अपनी जान गंवा बैठे इस आंदोलन के दौरान, तो उनके मुआवजों का प्रश्न, उनके परिवारों का, उनमें से 80% से ज्यादा वो हैं जिनकी 1 एकड़ से कम जमीन थी, वो गरीब किसान मरे हैं। उनके परिवारों के लिए क्या किया जाएगा जब ये कदम उठाया जा रहा है कि ये बिल हटाए जाएंगे, और हजारों किसानों के ऊपर जो केस हैं उनके रद्द करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये इश्यूज भी हम उठाएंगे। और हम समझते हैं कि पिछले दिनों के अंदर जो महंगाई है वो पिछले 6-7 साल में बहुत सी आइटम्स में 2 गुना या 3 गुना हो गई है। चाहे वो सरसों का तेल हो जो 80 रुपए से 200 रुपए से ऊपर हो गया है, दालें हैं जो 60-70 रुपए से बढ़ करके 160 प्लस हो गई हैं, कोई दाल तो 250 रुपए में बिक रही है। इसी तरीके से चीनी का दाम भी बढ़ गया है इन दिनों में। पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। अभी मिनिमम इन्होंने जो रिड्यूस किया है, तो भी बात तो वही हो गई ना कि पिछले 7 सालों में दाम दुगने हो गए पेट्रोल और डीजल के। उसका इम्पैक्ट जो है वो आवश्यक वस्तुओं की चीजों के ऊपर प्राइस राइज जो हुआ है, महंगाई बढ़ी है, वो भयंकर हुआ है। तो हम लोग इस मुद्दे को बड़े ही मजबूती से उठाएंगे क्योंकि ये आम नागरिक की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए जगह जगह पे जहाँ उद्घाटन हो रहे हैं, उन उद्घाटनों के साथ गिनती जताई जा रही है कि यहाँ इतने जॉब्स जनरेट होंगे, नौकरियां नई पैदा होंगी, यहाँ इतनी होंगी, ये सारी घोषणाएं की जा रही हैं। तो सरकार के भी संज्ञान में है कि इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक सीरियस इशू है। जिन बच्चों के 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले सिलेक्शन हो गए, उनको अभी तक कंफर्मेशन लेटर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो यूथ भी अनरेस्ट है। इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत सीरियस इशू है। हम गवर्नमेंट के आंकड़ों को चैलेंज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि रोजगार पैदा किए हैं, लेकिन ग्रास रूट पे हर रोज हमारी ट्रेड यूनियन मद्देनजर हमारे ला रही हैं। जितने हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें जो गांवों को वापस गए थे मजदूर, उनमें से जो वापस लौट आए उन सबको रोजगार नहीं मिला है। और अब इंडस्ट्रियल बेल्ट से एक के बाद एक खबर, अगर दिल्ली के बगल में गुड़गांव की भी देखें तो इंडस्ट्रीज के क्लोजर का सिलसिला चला हुआ है। अगर आप फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं तो आप एयरपोर्ट की उद्घाटन करके, हाईवे की उद्घाटन करके सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि रोजगार बढ़ जाएंगे, सफिशिएंट नहीं है। और नए उद्योग खुलने की बजाय पुराने वाले बंद होने शुरू हो जाए, तो ये हम समझते हैं कि सीरियस इशू है। क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी इस देश में अगर कमजोर होती है तो फिर हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत नेगेटिव असर होने वाला है, जो ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है, जो कोविड से पहले भी नेगेटिव जा रहा था, लेकिन कोविड ने उस नेगेटिव को और परपेचुएट कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। उस सब चीज को देखते हुए अगर इकोनॉमी को एड्रेस करना है तो हमें उस अर्थतंत्र को एड्रेस करने के लिए रोजगार को एड्रेस करना जरूरी है। इसलिए इस मुद्दे को भी हम बहुत ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सरकार सारे मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती है, लेकिन उनका ये कहना है कि विपक्ष जो रवैया जो देखा गया है खासकर पिछले 2 सत्रों में, उससे सरकार बाधित हो जाती है। एक तरह से हम चाहते हैं कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष चर्चा होने नहीं दे रही। तो ये जो स्थिति बन जाती है, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जो भी सरकार चला रहा हो, चाहे पिछली थी चाहे आज की सरकारें, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि स्टेलमेट को कैसे रोके। पेगासस के इशू के ऊपर स्टेलमेट थी ना, तो करवा लेते बहस, क्यों नहीं करवाई उसके ऊपर बहस, और अब सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बिठानी पड़ी। अगर बहस करा लेते तो फिर संसद चलती रहती, कमेटी बिठा लेते तो संसद चलती रहती। ये दावा ठोकना कि काम नहीं करने दिया, मेरे ख्याल उतने शॉर्ट पीरियड के अंदर कभी भी इतने बिल पारित नहीं हुए थे जितने पिछले सत्र में हुए, और वो फिर बिना बहस के पारित किए गए। तो ये नहीं है कि काम रुक गया, लेकिन काम में विपक्ष की भागीदारी नहीं ली गई, स्टेलमेट बना रहा, और डिस्कशन जिन सीरियस इश्यूज पे होनी चाहिए थी नहीं हुई। और कुछ मुद्दों पे तो यस सर करके, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों का वो मुद्दा था, अगर आप ओबीसी पे चर्चा कर ले, दलित पे चर्चा कर ले, कोई उस तरीके के इशू आ जाए जिन इश्यूज के ऊपर विपक्ष और सत्ता एक होते हैं, क्योंकि वो उनके वोट की राजनीति के साथ भी जुड़ी हुई बात होती है। लेकिन इतने सीरियस जो है बिल पास किए गए, बिना बहस के बिल पास किए गए,
इसलिए ये जो जिम्मेदारी है ये सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है। उन्होंने चाहा कि बहस नहीं हो, मेरा उल्टा इल्जाम है बीजेपी के दावों के ऊपर। और अब भी मैं समझती हूँ जैसे 4 लेबर कोड्स है, इस पे हम बहस चाहेंगे कि ये 4 लेबर कोड्स बिना डिस्कशन के क्यों पास कर लिए पार्लियामेंट के सत्र के अंदर, जब विपक्ष वॉकआउट में था। तो कौन जिम्मेदार है इस तरीके की? लेकिन अमरजीत जी, कहीं आप ये मानते हैं कि जैसे पार्लियामेंट्री जो प्रजातंत्र है उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ये भागीदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, दोनों की तरफ से भागीदारी है। घर परिवार में क्या होता है, जो शीर्ष होता है, जिसके हाथ में निर्णय होते हैं, जिसको माना जाता है परिवार में ये सत्ता को हैंडल कर रहा है, तो ज्यादा जिम्मेदारी कौन निभाता है? वो निभाता है। बाकी लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे होते हैं तो उनको मना करके साथ में बैठने की बात कौन करता है? इसलिए विपक्ष ने भी सुनना चाहिए, सत्ता ने भी सुनना चाहिए। पर मेरे कहने का मतलब है, अगर सत्ता के दिमाग में ये है कि हम जो ये चाह रहे हैं बहस नहीं होने देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि सत्ता से वो रुख इसलिए अपनाया जा रहा है कि स्टेलमेट बनी रहे और जिन बिल्स को हमने पास कराना है वो हम हाथ खड़े करवा के जबरदस्ती पास करा लेंगे। ये मेरा इल्जाम है। हम समझते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो इश्यू है वो हमारे लिए बहुत सीरियस इश्यू है, क्योंकि हमारे जितने सर्विस सेक्टर के एसेट्स हैं और प्रोडक्शन के एसेट्स हैं, अगर वो दे दिए जाएंगे, प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे, तो ये जो मैंने सबसे पहला प्राइस राइज का मुद्दा उठाया उसी के साथ जुड़ जाएगा। हम तो बहस चाहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस पे बहस होने देगी कि नहीं होगी नेशनल मोनेटाइजेशन की। अब सरकार वो उठा लाई है, 2 बैंक प्राइवेटाइज करेंगे, तो क्यों आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? क्या उससे फायदा होने वाला है? तो ये जो पूरा इशू है इस पे हम सीरियस डिस्कशन चाहेंगे सरकार से। और मुझे नहीं लगता कि पनामा पेपर्स आए थे, पैराडाइज पेपर्स आए थे, अब पेंडोरा पेपर्स आए हैं, तो पेंडोरा पेपर्स का इशू उठेगा तो सरकार उस पर बहस करवाएगी कि नहीं? मिस्टर ब्रिटास, आने वाले शीतकाल सत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप उठाना चाहेंगे? देखो, बहुत सारा मामला है ये पार्लियामेंट का फ्लोर में रेज करने के लिए। इसमें है इन्फ्लेशन, एक बड़ा मामला है। पेगासस स्पाईवेयर इश्यू है, वो सुप्रीम कोर्ट में आया था, वो भी हम पार्लियामेंट का फ्लोर में तो रेज करने के लिए चाहते। और सीबीआई ईडी डायरेक्टर्स को 5 साल का एक्सटेंशन करने के लिए तो ये ऑर्डिनेंस लाया है, हम तो उसका खिलाफ है। मतलब ये सारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उसका आदेश पर चलाने के लिए है ये ऑर्डिनेंस, और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश का खिलाफ है। और ये एमएसपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हमारा किसानों को देने के लिए, वो भी जरूरत है। ये तो बिल लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो बोल रहे तो बिल का जरूरत नहीं है, हम बोल रहे ये स्टैट्यूट में लिखना पड़ेगा। बड़ा मामला है ये तो प्राइस राइस मतलब देखो, ये फ्यूल का दाम तो बढ़ रहे और एसेंशियल कमोडिटी है उसका दाम भी बढ़ रहे। और मामला है वो माइनॉरिटी का ऊपर तो अटैक है, वो पीएससी का प्राइवेटाइजेशन होता है, बहुत सारा हमारा एसेट को प्राइवेटाइज करके तो लाखों करोड़ रुपया बन रहे, वो हमारा एक कंट्री का इंटरेस्ट का खिलाफ है। ऐसा बहुत सारा मामले है, हम तो ये पार्लियामेंट सेशन में उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लास्ट पार्लियामेंट सेशन में हम तो 2 इश्यू में कॉन्सेंट्रेट किया था, ये पेगासस और फार्म बिल्स का ऊपर में। गवर्नमेंट ने बोला ये दोनों इश्यू इररिलेवेंट है, सबको मालूम है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद आया है, ये पेगासस इश्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने आके बोला है वो फार्म बिल्स को विथड्रॉ कर रहे, इसलिए इस साबित हुआ है क्या अपोजिशन ने पिछले सेशन में किया तो सही था। इसलिए हम सोच रहे ये बार गवर्नमेंट थोड़ा और ये पार्लियामेंट का सेंसिबिलिटी लेके थोड़ा डेमोक्रेटिक और हो जाएगी, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मलिक, एनसीपी की तरफ से मुद्दे जो आप सरकार के समक्ष रखना चाहेंगे, ऐसे कुछ मुद्दे अगर आप श्रोता को बता पाएं कि आने वाले सत्र में कौन से है जिसमें विचार होना चाहिए? सबसे पहला तो हमारे किसानों का ही मुद्दा है, जिसमें कि हम चाहेंगे कि जो हमारी कैबिनेट है वो फार्मर्स लॉ रिपेल बिल है उसको अप्रूव करे, और भी जो किसानों के मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि आज सबसे ज्वलंत मुद्दा मेरे ख्याल से यही है। और जिस तरह से हमारे किसानों की मृत्यु हुई है उनको कंपनसेशन मिलने चाहिए, और कुछ किसान ऐसे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और उनका हैरेसमेंट हो रहा है, उनको भी सरकार को देखना चाहिए। इसके अलावा जो उनको एमएसपी के ऊपर गारंटी चाह रहे हैं वो लोग, कई चीजें हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए और
फर्टिलाइजर्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए कई इश्यूज हैं उनके, तो उनके ऊपर भी एक डायलॉग करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं। उस कॉल का शायद बहुत दिनों से किसानों का इंतजार है और मुझे लगता है बहुत देर हो गई है वैसे भी। ये सही समय है कि उनको कम से कम इस इश्यूज के ऊपर डिस्कस करना चाहिए और उनकी मांगों को सुनना चाहिए। इसके अलावा हम एक डिमांड जरूर करेंगे कि जो यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर अजय मिश्रा, जो लखीमपुर खीरी इंसिडेंट्स में जिनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनको अपना रिजाइन करना चाहिए। उनके रेजिग्नेशन के इस्तीफे की मांग करेंगे हम। इसके अलावा जो महंगाई और बेरोजगारी का जो आलम है हमारे देश में, शायद उसके ऊपर हमारी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और हम ये चाहेंगे कि महंगाई को कम करने के लिए या बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाएंगे, उसका कुछ हमें पता होना चाहिए। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पकौड़े बनाने या इनकी चीजों की नहीं। बहुत सारे गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं वहां पर उनको भी नहीं भरा जा रहा है। आज हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। एक 45 साल में मैक्सिमम बेरोजगारी हमारे देश में है। तो ये मतलब बहुत सी बात है कि क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर रही है। इसके अलावा विमेन के लिए एक तो 33% रिजर्वेशन की मांग हम करेंगे, क्योंकि हम हमेशा से ये मांग करते रहे हैं और हमारे नेता माननीय श्री शरद पवार जी इनफैक्ट पायनियर है इसके। जब 1994 में जब वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने एक विमेन्स के लिए एक नेशनल पॉलिसी लाए थे जिसमें कि 33% रिजर्वेशन दिया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। और बाद में जो हमारी वहाँ के नेबरिंग स्टेट्स थी उन्होंने इस रिजर्वेशन को 50% तक बढ़ाया। भारतीय महिला को क्यों नहीं अपनी कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग बॉडी में लिया जाता है, इस बात का बहुत ही दुखपूर्ण पार्ट है ये। और काफी दिनों से ये बिल पेंडिंग है। केवल बातों करने के लिए या स्लोगन्स देने के लिए हम मिलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और ये सब, पर क्यों नहीं हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया। हम ये चाहेंगे कि इस सेशन में इस बिल को डिस्कशन के लिए रखा जाए और उसको पास किया जाए। संसद का शीतकालीन सेशन सोमवार से शुरू हो रहा है और सरकार की तरफ से तकरीबन 26 नए बिल और 3 बिल जो कि अध्यादेश जारी हुए थे उनको रिप्लेस करने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है और सरकार की तरफ से मंशा जताई गई कि 3 जो किसान से जुड़े हुए बिल है वो वापस लेंगे। सोमवार को लिस्ट किया गया है वो सदन में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेंगी सरकार की तरफ से जो बिल रखे गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का सबसे पहली प्राथमिकता है कि संसद सुचारू रूप से चले और संसद के सामने प्रस्तुत किए गए जो भी बिल्स हैं उन सभी पर चर्चा हो और उन पर सहमति बने या उन पर चर्चा होकर के वोटिंग हो और संसद अपने दायित्व को पूरा करे। हमें बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले सत्र में विपक्ष की जो रवैया रही, ये देश के लोकतंत्र के लिए और संसद प्रक्रिया के लिए बहुत ही दुखद स्थिति थी। सभी विषयों पर सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर सत्र के समय हम सबको कहते हैं और देश को भी कहते हैं कि हम सत्र में सभी जन संबंधित और देश के विकास के संबंधित प्राथमिकताओं के बारे में हम चर्चा करने के लिए सहमत है। लेकिन पिछले सत्र में हमने देखा जिस प्रकार पेगासस के एक बनावटी स्टोरी पर एक तरह से मैं कहूंगा एक षड्यंत्र जो रचा गया सत्र के कुछ ही दिन पहले, उसको हाथ में लेते हुए अपोजिशन ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने दी। इतना ही नहीं, मंत्री के हाथों से पेगासस के बारे में जो स्टेटमेंट वो दे रहे थे उनको फाड़ा गया। ऐसे घटनाएं कभी देश के लोकतंत्र में नहीं हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं विपक्ष एक जिम्मेदारी का अपना दायित्व निभाएगा इस सत्र में और जो 3 कृषि कानून के वापस लेने के संदर्भ में सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा ये कानून किसान के लाभ के लिए लाया गया है। लेकिन इस विषय में जो भी विपक्ष के द्वारा चर्चा करने की पहल किया जाएगा तो सरकार का बिल्कुल रिकॉर्ड, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 7 साल में देखें तो कृषि क्षेत्र के लिए मोदी जी ने जितना किया है किसी सरकार ने 5 साल में जो नहीं किया वो 1 साल में मोदी जी कर रहे हैं। जो 25,000 से नीचे 23-24 हजार करोड़ की जो बजट हुआ करती थी कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, जो बढ़कर अभी लगभग 1,25,000 सालाना बजट हुआ है। और इसके अलावा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर हमारे रिकॉर्ड स्तर पर प्रोक्योरमेंट पिछले 7 साल में हुआ है और जिन क्रॉप्स की प्रोक्योरमेंट पहले नहीं होती थी वे सब मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। और स्वामीनाथन कमीशन ने जो लागत पर 50% किसान को मुनाफा देने की, किसान को अधिक दाम देने की जो बात रखी थी वह बात को मोदी जी ने साकार किया है। यूपीए ने 10 साल तक उसको अमल नहीं किया है। तो इसलिए हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम किसी भी विषय में बात करने के लिए
और संवाद करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कोई दूसरा बहाना बनाकर विपक्ष इस बार भी सत्र को बाधित ना करे, यही हमारी उम्मीद है। राव साहब, विपक्ष के कुछ सांसद ने इस बात की भी जिक्र किया है कि जो हमारे देश के सरहद में जो कुछ हो रहा है गतिविधियां, खासकर जो चीन की तरफ से, तो क्या इसके ऊपर भी कोई चर्चा या इस पर कोई वक्तव्य होने की उम्मीद रख सकते हैं? सरहद के विषय को लेकर, खासकर लद्दाख पिछले सत्र के दौरान या उसके पहले जो घटनाएं घटी थी, उसके बारे में उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से दोनों सदनों में बयान दिया था, सारे जानकारी सदन को, देश को दिया था। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं को भी बुलाए थे कोरोना संबंधित चर्चा करने के लिए। उस मीटिंग में भी विपक्षी दल नहीं गए थे और विपक्षी दल अपने राजनीतिक हित को राष्ट्रहित के ऊपर रख के जो लगातार संसद को बाधित कर रहे हैं, तो इससे देश की जनता भी नाराज है। तो मैं उम्मीद करता हूं देश की जनता को कम से कम उनके नाराज से अपने आप को मुक्त करने के लिए राजनीतिक दल इस बार सही रुख को अपनाएंगे। और जहां तक चर्चा का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में 7 साल में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। हाल ही में आपने देखा एक किताब में कांग्रेस के सांसद और नेता मनीष तिवारी जी ने क्या कहा, 26/11 के समय मनमोहन सिंह सरकार की कार्रवाई न होने के कारण एक मैसेज गया पूरे विश्व में कि भारत एक कमजोर देश है। वैसी स्थिति आज नहीं है। देश पिछले 7 साल से आतंकवाद से पूरी तरह मुक्ति मोदी जी ने दिलाने में सक्षम रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर अपनाकर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने में मोदी जी की सरकार बहुत ही सक्सेसफुल रही है। और जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद को काफी हद तक उसको भी खत्म करके वहां शांति की स्थापना और 370 आर्टिकल को हटाकर वहां एक तरह से पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में विकास को आगे बढ़ाने का काम करना। मैं मानता हूं ये देश की जनता ये मोदी जी की सरकार के कामकाज से खुश है। शायद यही एक कारण है कि विपक्ष संसद को उनके अपोजिशन जताने के लिए मुद्दों पर नहीं, केवल और केवल फोटो ऑफ पॉलिटिक्स करने के लिए संसद को बाधित करती है। और ये ज्यादा ऐसा आगे नहीं होगा, इसकी मैं कामना करता हूँ। राव साहब, विपक्ष के कुछ आपके जो संसद में साथी है उनमें से एक ने कहा कि जो तेल की कीमतें हैं उसको लेकर और उसके साथ जो जुड़ी हुई अन्य कीमतों पे जो उसका असर पड़ा है, इसको लेकर वो चर्चा करना चाहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रुख रहेगा? तेल के दामों में मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले दिवाली के समय पर 5 रुपये पेट्रोल पर, 10 रुपये डीजल पर घटाकर एक बड़ी राहत देने की काम की। और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने उसके ऊपर फिर अपने ही वैट को भी कटौती करके देश की जनता को और उन प्रदेशों में जनता को बड़ी राहत दी। और विपक्षी दल इस पर चर्चा करना है, उनकी क्या रिकॉर्ड रही। एक तरह से जनता से पैसा लूट रहे हैं। आप वैट में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। विपक्षी दलों की हम संसद में पेट्रोल डीजल के दाम को बताएंगे, हर एक अलग अलग प्रदेशों में क्या दाम है, ये अपने आप में ही एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, केरल में है और पश्चिम बंगाल में है। ऐसे राज्यों में है जहां विपक्षी दल का शासन है। और इसका एक ही विकल्प है जो सरकार ने ऑलरेडी सभी राज्यों के साथ प्रस्तुत किया था, ये है पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के तहत लाना। और जो विपक्षी राज्य सरकार है इसको अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं? यदि जनता के भला बिल्कुल आप चाहते हैं, आइए सारा पेट्रोल डीजल को भी हम जीएसटी के अधीन लाएंगे ताकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनता को राहत देने की काम कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकारें और खासकर विपक्ष के राज्य सरकारें इसको अपोज कर रहे हैं। यही इनकी हिपोक्रेसी है और इस हिपोक्रेसी को हम संसद में एक्सपोज करने में इसका अवसर के लिए मैं तलाश रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ऐसे विषयों पर चर्चा हो, ना कि बनी बनावटी खबरें जैसे पेगासस जैसे ऐसे इश्यूज पर ध्यान डाइवर्ट करने की अपोजिशन कोशिश नहीं करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। जैसे कि आपने सुना, सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और आने वाले दिनों में अगले 4 हफ्ते में देखेंगे संसद की कार्रवाई किस तरह से चलती है, देश और लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे किस तरह से संसद में उठते हैं। धन्यवाद। संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद कुमार केतकर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अमरजीत कौर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक,
और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा राव। परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार KV प्रसाद कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airenergytalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।